नमस्कार। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय साड़ा भिलवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हम व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे थे। उसके अंदर हमने 4 प्रकार पढ़ दिए थे, जिसमें पहला था उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, दूसरा प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, तीसरा श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, और अंत में हमने पढ़ा था स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब 5वां हम करते हैं नासिका के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। नासिका के आधार पर, नासिका के आधार पर, तो नासिका के आधार पर व्यंजनों को है 2 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। और अनुनासिक व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। और इसके अंदर हम प्रत्येक वर्ग के अंदर 5वां जो है वो देंगे ये 5 आपके व्यंजन हैं वो अनुनासिक व्यंजन हैं। यानी अनुनासिक व्यंजन ये होते हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु है वो नाक के द्वारा बाहर निकलती है। तो ऐसे कितने व्यंजन हैं? 5। दूसरा प्रकार है अननुनासिक या निरनुनासिक व्यंजन। यानी अनुनासिक जो है उसके साथ में अन और निर उपसर्ग का योग किया गया है। यह अनुनासिक था, इसके साथ में हमने अन और निर जो उपसर्ग है उनका योग किया है और इनका अर्थ होता है नहीं। तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जो श्वास वायु है वो नाक से बाहर नहीं निकलती है उन्हें हम क्या कहेंगे? अननुनासिक या निरनुनासिक। इसमें प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग यानी क वर्ग है, च है, ट है, ट है, प 5 वर्ग हैं और 5 वर्ग में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण है। यानी 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 4 वर्ण हैं। तो कितने हो गए? 20 आपके व्यंजन इसमें हो गए, 20 व्यंजन हो गए। इसके अलावा ये रे, ले, वे, शे, से, ये 8। तो 20 और 8 हो गए आपके 28 व्यंजन। तो अनुनासिक व्यंजन 5 थे और अननुनासिक या निरनुनासिक व्यंजन कितने हैं? 28 और कुल कितने हो गए? 33। इस प्रकार से व्यंजनों का हमने वर्गीकरण किया है। व्यंजनों को 5 भागों में बांटा है और बांट करके उनका हमने अध्ययन किया है। अब इसके बाद में कुछ विशेष तथ्य हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। वर्णों के बारे में विशेष जो तथ्य हैं उनका अध्ययन आपको यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले जो मुख्य बात है वो ये है कि व्यंजन विशेष तथ्य, व्यंजन मूल रूप से स्वर रहित होते हैं। व्यंजन है वो मूल रूप से क्या होंगे? स्वर रहित होंगे। जैसे क और ये मूल रूप से व्यंजन है वो ऐसे लिखा जाएगा, इसके नीचे हलंत होगा
यानी इसमें स्वर नहीं है, ये स्वर रहित है, स्वर रहित। और इस लय में ए स्वर का योग है। तो हमें मूल रूप से जब व्यंजन लिखने हैं तो व्यंजन लिखेंगे तो उसके नीचे आपको क्या लगाना होगा, हलंत लगाना होगा, तभी वो मूल रूप से क्या होगा, व्यंजन होगा। अगर यहाँ पर इसमें हम स्वर का योग कर देते हैं तो फिर ये मूल रूप से व्यंजन नहीं होगा। इसके बाद में नंबर 2 पे अंग और अह की बात करते हैं। एक होता है आपका अंग और एक होता है अह। तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा पहले देख लिया था, ये क्या है। तो अंग है, ये कहलाता है अनुस्वर और अह कहलाता है विसर्ग। ठीक है, अंग को क्या कहेंगे, अनुस्वर कहेंगे, और अह को क्या कहेंगे, विसर्ग कहेंगे। इनका उच्चारण स्थान नासिका, यानी अंग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, नासिका है, और अह का उच्चारण स्थान कंठे है, कंठे, जिसका हमने पहले अध्ययन कर लिया कि अंग है वो क्या कहलाएगा, अनुस्वर, और अह क्या कहलाएगा, विसर्ग कहलाएगा। और अंग का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका, और अह का उच्चारण स्थान क्या है, कंठे। इसके बाद में 3 नंबर पे कुछ और अन्य तथ्य है। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन या द्वित्व व्यंजन, और इसी के साथ में है इसका युग्मक व्यंजन। दोनों एक ही चीज है, चाहे द्वित्व का हो और चाहे युग्मक का हो। तो द्वित्व क्या होता है, जब एक ही वर्ण लगातार 2 बार आए तो उसे क्या कहेंगे, द्वित्व व्यंजन कहेंगे। इसकी परिभाषा है, जब कोई व्यंजन पहले स्वर सहित हो, स्वर रहित हो, तथा बाद में वही व्यंजन स्वर सहित हो, स्वर सहित हो, द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। यानी द्वित्व व्यंजन किसे कहेंगे कि जब कोई व्यंजन पहले तो स्वर रहित हो, यानी पहले उसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं होगा, और उसके बाद वही व्यंजन दोबारा आता है लेकिन स्वर के साथ आता है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे, ऐसे शब्द हैं उसमें जो व्यंजन होंगे वो कैसे होंगे, द्वित्व व्यंजन होंगे। उदाहरण के रूप में हम लिखते हैं यहां पर, जैसे बच्चा, बच्चा। अब बच्चा में मेल जिसका है, पहले ब है, फिर चयंत है, फिर चय और आ, इनसे मिलकर बच्चा बना है। तो देखो इसमें 2 व्यंजन एक समान आ रहे हैं, ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। दोनों ही व्यंजन है और दोनों ही समान है, एक जैसे हैं, लेकिन पहले वाला ये स्वर रहित है और दूसरे वाला स्वर सहित है। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो आपके द्वित्व व्यंजन है
इसमें पहला व्यंजन है वो तो स्वर रहित होगा और दूसरा व्यंजन है वो स्वर सहित होगा। ऐसे व्यंजनों को हम क्या कह देंगे? द्वित्व व्यंजन कहेंगे। एक अन्य उदाहरण और देख लेते हैं यहां पर, जैसे कच्चा। तो कच्चे का अगर हम विच्छेद करेंगे तो क में ए स्वर है, फिर च हलंत है, फिर च और च में आ का योग है। अब यहां पर देखेंगे कि ये च दो बार आ रहा है, एक बार यहां आ रहा है, एक बार यहां आ रहा है, एक ही व्यंजन है वो दो बार आ रहा है। लेकिन ये च है, ये स्वर रहित है और इसके साथ में स्वर का योग है। यानी एक व्यंजन है वो, पहले वाला जो व्यंजन है वो तो स्वर रहित है और दूसरा जो व्यंजन है वो स्वर सहित है। तो ऐसे व्यंजनों को हम क्या कह देंगे? द्वित्व व्यंजन कह देंगे, या इन्हें हम युग्मक व्यंजन कह देंगे। ठीक है। इसके बाद आगे है तीसरा व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ व्यंजन गुच्छ क्या होते हैं? इसके अंदर पहला व्यंजन है वो स्वर रहित होगा, लेकिन उसके आगे वाला जो व्यंजन है वो कोई भिन्न व्यंजन होगा, एक जैसे व्यंजन दोनों नहीं होंगे। यानी पहला व्यंजन और दूसरा व्यंजन अलग अलग होंगे। यानी पहला व्यंजन अलग होगा और दूसरा व्यंजन अलग होगा, लेकिन पहला वाला स्वर रहित होगा और दूसरे वाला स्वर सहित होगा। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, जब किसी शब्द में पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो तथा बाद वाला व्यंजन पहले वाले से भिन्न हो। बाद वाला व्यंजन पहले वाले व्यंजन से भिन्न हो तथा स्वर सहित हो। व्यंजन गुच्छ कहलाता है। तो व्यंजन गुच्छ किसे कहेंगे कि जब कोई शब्द है उसमें पहले वाला व्यंजन है वो क्या होगा? स्वर रहित होगा। यानी पहले वाला व्यंजन स्वर रहित जो द्वितीय व्यंजन में था वही कौन से में है? व्यंजन गुच्छ में है। लेकिन द्वितीय व्यंजन में आगे वाला जो व्यंजन था वो एक समान थे दोनों, लेकिन इसमें आगे वाला क्या होगा? लेकिन बाद वाला व्यंजन पहले वाले व्यंजन से क्या होगा? भिन्न होगा। यानी दोनों एक जैसे व्यंजन नहीं होंगे। और आगे शर्त वही है कि इसमें भी क्या होगा? स्वर होगा। जैसे हम लिखेंगे उदाहरण में, विद्यालय। इसमें देखो वी, इसके बाद में द हलंत है, ये में आ का योग है। यहां ये देखना है कि ये क्या है? व्यंजन है। और ये व्यंजन कैसा है? स्वर रहित है, इसमें स्वर का योग नहीं है। ये क्या है? व्यंजन है
लेकिन इसमें स्वर का योग है, योग। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होगा, दूसरे वाला व्यंजन इस व्यंजन से भिन्न होगा। यानी ये जो दोनों व्यंजन हैं ये दोनों समान नहीं होंगे, ये दोनों क्या नहीं होंगे, समान नहीं होंगे। यानी दोनों एक जैसे नहीं होंगे। जैसा कि द्वितीय व्यंजन था उसमें दोनों समान थे, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है, अलग अलग है। इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, व्यंजन गुच्छ कहेंगे। तो ये व्यंजन स्वर रहित और ये व्यंजन स्वर सहित है। तो जहां पर पहला व्यंजन स्वर रहित हो, दूसरा व्यंजन पहले वाले व्यंजन से भिन्न हो तथा स्वर के साथ हो, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, इन्हें हम व्यंजन गुच्छ की श्रेणी में लेंगे। तो इस प्रकार से हमने कुछ विशेष तथ्यों का अध्ययन किया। सबसे पहले हम वर्णों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की कि वर्ण किसे कहते हैं, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका विभाजन संभव नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। वर्णों को हमने फिर दो भागों में बांटा था, स्वर और व्यंजन में। स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे श्वास वायु है वो बाहर निकलती है, तो वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो जाते हैं, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण करने के लिए हमें किसके सहयोग की आवश्यकता होती है, स्वरों की होती है। उसके बाद में हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा, उसके बाद में व्यंजनों का वर्गीकरण हमने पढ़ा और फिर कुछ विशेष तथ्य भी आपके सामने रखे। इस प्रकार से अपना वर्ण विचार का जो बिंदु था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आगे वाली कक्षा में शब्द विचार पे वर्णन करेंगे। शब्द विचार है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब वर्ण विचार में जो मुख्य बातें हैं शब्द विचार है, इसमें क्या क्या देखेंगे हम। सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद में सर्वनाम, उसके बाद में विशेषण, उसके बाद में हम अवयवों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद में क्रिया का अध्ययन करेंगे। यानी आगे की कक्षा के अंदर हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, क्रिया का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट क्लास में संज्ञा है उसके बारे में अपना अध्याय प्रारंभ करेंगे, ले आएंगे।